नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। यह बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर के राजनीति विज्ञान विभाग का या राजनीति विज्ञान विषय का यूट्यूब चैनल है और हम लोग बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक का अध्ययन कर रहे हैं। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है या जो अध्याय चल रहा है इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत वह है प्लेटो। और प्लेटो के अंतर्गत हम आज प्लेटो के साम्यवाद का अध्ययन करने जा रहे हैं इस व्याख्यान के अंतर्गत कि प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत क्या है। आइए हम प्रारंभ करते हैं प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए उसने दो बातों पर बल दिया है या दो बातें बताई है। पहली है राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली और दूसरी है साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। इन दो बातों के बारे में हमने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के व्याख्यान के अंतर्गत भी चर्चा हम लोगों ने की थी कि जो न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो अपने आदर्श राज्य में दो बातें आवश्यक मानता है, राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली और दूसरी है साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। तो इस व्याख्यान में पहले के व्याख्यान में हम उसके शिक्षा सिद्धांत की चर्चा कर चुके हैं और आज के व्याख्यान में जो दूसरा तत्व है या दूसरी बात जो है साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था, उसकी चर्चा हम आज इस व्याख्यान में आपके साथ करेंगे। प्लेटो का विचार है कि एक समुचित तथा स्वस्थ शिक्षा प्रणाली अभिभावक वर्ग, आप बच्चों ध्यान रखना, अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग जो शब्द आया है यहाँ पर वह सैनिक वर्ग तथा शासक वर्ग के लिए आया है। इसमें उत्पादक वर्ग को प्लेटो ने शामिल नहीं किया है। तो प्लेटो का विचार है कि एक समुचित तथा स्वस्थ शिक्षा प्रणाली अभिभावक वर्ग को अपना कार्य करने तथा समाज के प्रति कर्तव्य पालन के लिए तैयार कर सकेगी। किंतु प्लेटो को आशंका है कि शिक्षा ने शासक वर्ग में या अभिभावक वर्ग में जो सुसंस्कार उत्पन्न किए हैं वे विपरीत वातावरण में समाप्त हो सकते हैं। बात समझ में आपको कि शिक्षा के द्वारा अभिभावक वर्ग में जो संस्कार उत्पन्न किए गए हैं वे विपरीत वातावरण में समाप्त भी होने की एक संभावना प्लेटो के जहन में यहाँ पर दिखाई देती है। व्यक्ति परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सामाजिक जीवन के प्रति अपने कर्तव्यों की अवहेलना कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति जो है परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सामाजिक जीवन के प्रति कर्तव्यों की अवहेलना कर सकते हैं। साम्यवाद के बिना विवेक निष्क्रिय हो सकता है और क्षुधा यानी भूख रक्षक को भेड़िया भी बना सकती है। अतः प्लेटो अभिभावक वर्ग के मार्ग में आने वाली अर्थात उसके कर्तव्य पालन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को पहले ही दूर करना चाहता है। इसलिए उसने अभिभावक वर्ग के लिए एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का सुझाव दिया है जिसे साम्यवाद नाम दिया गया है। बात समझ में आपको कि प्लेटो अभिभावक वर्ग के कर्तव्य पालन के मार्ग में जो बातें बाधा उत्पन्न करती हैं जिनमें परिवार और संपत्ति मुख्य हैं, उनसे अभिभावक वर्ग को दूर रखना चाहता है ताकि वह अपने कर्तव्य का निर्बाध रूप से पालन कर सके, उसके कर्तव्य पालन के मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो। प्लेटो के इस साम्यवादी जो सामाजिक व्यवस्था का प्रतिपादन किया है उसके दो तत्व हैं, अर्थात दो प्रकार के साम्यवाद की बात प्लेटो करता है। एक तो है जिसका संबंध संपत्ति से है, अर्थात वह अभिभावक वर्ग को संपत्ति से दूर रखना चाहता है। दूसरा है परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद, अर्थात वह अभिभावक वर्ग को परिवार और या स्त्रियों से भी दूर रखना चाहता है।
तो हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे कि संपत्ति विषयक साम्यवाद क्या है और परिवार विषयक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद से प्लेटो का क्या तात्पर्य है। पहले हम यह देख लेते हैं कि जो साम्यवाद की व्यवस्था प्लेटो द्वारा की गई है वह केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। यह बात हमने आपको पहले ही बता दी है। प्लेटो के साम्यवाद की एक विशेषता है कि वह यह है कि उसके द्वारा साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने का सुझाव राज्य की समस्त जनता के लिए नहीं, केवल अभिभावक वर्ग अर्थात शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही दिया गया है। और उसके द्वारा इस विशेष स्थिति को अपनाए जाने का कारण यह है कि उसके साम्यवाद का उद्देश्य वर्तमान साम्यवाद की भांति आर्थिक नहीं राजनीतिक है। तो एक बात आपको याद रखनी है कि एक तो जो प्लेटो का साम्यवाद है उसका उद्देश्य राजनीतिक है, वर्तमान साम्यवाद की भांति आर्थिक नहीं है, और यह केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। उसका उद्देश्य एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें शासक वर्ग अपने सामाजिक कर्तव्यों का सर्वाधिक श्रेष्ठतापूर्वक संपादन कर सके, क्योंकि प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था का तीसरा वर्ग उत्पादक या सेवक वर्ग, जिसे कहते हैं, शासन व्यवस्था के संचालन से संबंधित नहीं है। अतः उसके द्वारा उत्पादक वर्ग को साम्यवाद की परिधि में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो एक प्रश्न यह आए कि प्लेटो ने उत्पादक या सेवक वर्ग को अपने साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था के दायरे में शामिल क्यों नहीं किया है? तो उसका कारण क्या है कि उसका संबंध शासन व्यवस्था के संचालन से नहीं है। केवल सैनिक और शासक वर्ग का ही संबंध जो है राज्य की शासन व्यवस्था के संचालन से है। इसलिए उन दोनों को ही उसने अपने साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था में शामिल किया है। जहां तक अभिभावक वर्ग का संबंध है, प्लेटो उन्हें राज्य के योग्य बनाने हेतु उनके लिए व्यापक शिक्षा की व्यवस्था करता है कि जो अभिभावक वर्ग हैं वो शासन करने के योग्य बन सके, इसलिए उसने अपनी शिक्षा की योजना प्रतिपादित की है। और कालांतर में शिक्षा का प्रभाव समाप्त होकर दूषित तत्व उनके मानस में प्रवेश न कर लें, कि ऐसा भी हो सकता है कालांतर में शिक्षा का प्रभाव समाप्त हो जाए और उनके मानस में दूषित तत्व प्रवेश कर लें। इस दृष्टि से वह अभिभावक वर्ग हेतु साम्यवादी व्यवस्था का प्रतिपादन करता है। इस दृष्टि से उसकी साम्यवादी व्यवस्था शिक्षा का एक सहायक तत्व है। नेटलशिप ने कहा है, प्लेटो का साम्यवाद शिक्षा द्वारा उत्पन्न प्रवृत्तियों को प्रभावी और सबल बनाने का एक सहायक यंत्र है। वस्तुतः प्लेटो की साम्यवाद संबंधी विचारधारा उसकी राज्य व्यवस्था संबंधी धारणा से अनिवार्यतः संबद्ध और उसकी प्राप्ति का साधन है। अब हम एक एक करके संपत्ति विषयक साम्यवाद और उसके बाद परिवार विषयक साम्यवाद की चर्चा आपके साथ करेंगे। पहले हम देखते हैं संपत्ति विषयक साम्यवाद से प्लेटो का क्या तात्पर्य है। प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन किया है और कहा है, पहली बात तो यह है कि उनके पास अर्थात अभिभावक वर्ग के पास केवल उतनी ही संपत्ति होगी जितनी जीवन को जीने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, उनके पास न कोई अपना घर होगा, न कोई गोदाम होगा जो सबके लिए खुला हुआ हो। उन्हें सामान्य भोजनालयों में ही भोजन करना चाहिए, सिपाहियों की तरह डेरों में रहना चाहिए, और केवल ये ही ऐसे नागरिक हैं जिन्हें सोना चांदी छूना तक नहीं चाहिए। इसी में उनकी मुक्ति है और ऐसा करने से वे राज्य के रक्षक बन सकेंगे। किंतु जब कभी वे अपनी भूमि, घर और धन उपार्जित कर लेंगे, तब वे अपने अन्य नगरवासियों के सहायक बने रहने की अपेक्षा उनसे द्वेष करने लग जाएंगे। उनके जीवन के सारे दिन नागरिकों से घृणा करने में और उनके द्वारा घृणा किए जाने में ही व्यतीत होंगे, और इस प्रकार वे अपने तथा राष्ट्र के सर्वनाश का ही मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो प्लेटो के इस कथन में जो संपत्ति का साम्यवाद है उसकी सारी बातें समाहित हो गई हैं। हम दोबारा देखते हैं कि अभिभावक को
क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले कहते हैं कि उन्हें केवल उतनी ही संपत्ति धारण करनी चाहिए जो उन्हें जीवन के लिए आवश्यक है, न्यूनतम जीवन के लिए आवश्यक है। न उनके पास कोई घर होना चाहिए, न ही कोई गोदाम उनके पास होना चाहिए। और उनको सामान्य भोजनालय जो हैं उनमें ही, पब्लिक होटल्स जिन्हें हम कहते हैं, उनके अंतर्गत ही भोजन करना चाहिए। और रहने के लिए कोई घर ना हो, वे केवल सिपाहियों की तरह जो डेरे होते हैं अस्थायी, उनमें रहें। और उन्हें सोना चांदी उन तक को छूना भी नहीं चाहिए, तभी वे अपने कर्तव्य का उचित रूप से पालन कर सकेंगे। यदि वे लोग भूमि, घर, धन आदि उपार्जित कर लेंगे तो उनमें और अन्य नागरिकों में द्वेष की भावना उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए प्लेटो कहता है कि अभिभावक वर्ग को संपत्ति से दूर रहना चाहिए। संपत्ति किसी भी रूप में हो, चाहे वे भूमि के रूप में हो, घर के रूप में हो या धन के रूप में हो, ताकि वे अपने कर्तव्य पालन में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करें। अब देखते हैं कि जो प्लेटो का यह संपत्ति विषयक साम्यवाद है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है? पहली बार जो हम जिसकी कई बार चर्चा कर चुके हैं, यह केवल अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग के लिए है। दूसरे शब्दों में यह केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए है, सभी नागरिकों के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य संपूर्ण समाज का कल्याण है, फिर भी इसे संपूर्ण समाज के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जाता है। इसमें उत्पादक वर्ग को शामिल नहीं किया गया है। दूसरी विशेषता क्या है? इनका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। जैसा कि आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक है, राजनीतिक नहीं, लेकिन प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक। आधुनिक साम्यवाद की तरह इसका उद्देश्य आर्थिक विषमता दूर करना नहीं है, वरन राजनीति और शासन व्यवस्था को दोष मुक्त बनाना है। समझ में आई आपको बात? हम तीसरी विशेषता देखते हैं इसकी। प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं, त्याग का मार्ग है। यह समाज के शासक वर्ग को कंचन और कामनी यानी संपत्ति और स्त्री के मोह से दूर रहकर जन कल्याण में लगे रहने के लिए प्रेरित करता है। फोस्टर कहते हैं, प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं, वरन उसका त्याग करना है। समझ में आई आपको बात? अब देखते हैं कि प्लेटो ने अपनी संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन किन आधारों पर किया है। पहला जो आधार है वह है मनोवैज्ञानिक आधार। प्लेटो आत्मा के 3 तत्व या 3 गुण मानता है। आप लोगों को पता है, हमने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत इन बातों की चर्चा की है। विवेक, शौर्य और इंद्रिय तृष्णा। इन 3 गुणों के आधार पर प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। उनके न्याय के विचार के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और शासक तथा सैनिक वर्ग ऐसा कर सकें, इसके लिए यह जरूरी है कि इन दोनों वर्गों के द्वारा आर्थिक वृत्तियों का परित्याग किया जाए, क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो वे अपना कर्तव्य पालन नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार शासक वर्ग में विशुद्ध विवेक तथा सैनिक वर्ग में शौर्य को बनाए रखने के लिए इन वर्गों के संबंध में संपत्ति विषयक साम्यवाद को अपनाना आवश्यक हो जाता है। तो यह मनोवैज्ञानिक आधार प्लेटो ने प्रतिपादित किया है। दूसरा है दार्शनिक आधार। प्लेटो अपनी संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन विशेष कार्य के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन, के आधार पर भी करता है। इस सिद्धांत का आशय यह है कि जिन्हें शासन करने का कार्य, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, सौंपा गया है, उन्हें सभी सांसारिक तत्वों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ये तत्व उनके कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। और जो धन है या संपत्ति है, उनमें एक प्रमुख तत्व है जो उनके कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए अभिभावक वर्ग को संपत्ति से अलग रखा जाना चाहिए। यह है उसका दार्शनिक आधार। अब है राजनीतिक और व्यवहारिक आधार। प्लेटो का विचार है कि शासन की शक्ति उन्हीं व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए जो सर्वाधिक गुण संपन्न हों। लेकिन यदि अभिभावक वर्ग को संपत्ति संग्रह या संपत्ति रखने की छूट दे दी जाएगी तो हो सकता है कि राजनीतिक पदों के लिए चुनाव का आधार गुण न रहकर संपत्ति हो जाए। राज्य में जिन लोगों के हाथ में राजनीतिक शक्ति है, यदि उनके कुछ निजी आर्थिक हित भी हो तो हो सकता है कि वे निस्वार्थ कर्तव्य पालन का मार्ग छोड़कर अपनी जेब भरने और दूसरों का शोषण करने में लग जाए। इसलिए प्लेटो राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों को अलग अलग रखना चाहते हैं,
वह चाहता है कि जो लोग आर्थिक क्रियाओं में लगे हों उनका राजनीतिक शक्ति में कोई भाग नहीं होना चाहिए, और जिन लोगों के हाथों में राजनीतिक सत्ता हो उनके कोई आर्थिक हित नहीं होने चाहिए। सेबाइन ने प्लेटो के इस तर्क के संबंध में कहा है, सरकार के ऊपर धन के दूषित प्रभाव का प्लेटो को इतना दृढ़ विश्वास था कि उसे दूर करने के लिए उसे स्वयं संपत्ति का ही विनाश करना पड़ा, जहां तक सैनिकों और शासकों का संबंध है। अब देखते हैं कि अरस्तु, जो कि प्लेटो के सबसे प्रमुख शिष्य हैं, वे उनके संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना किस प्रकार करते हैं। प्लेटो के प्रमुख शिष्य अरस्तु ने प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना इस प्रकार की है। नंबर 1, यह धारणा अर्थात संपत्ति विषयक धारणा मानव प्रकृति की मूलभूत प्रवृत्तियों की अवहेलना करती है। मानव प्रकृति की जो मूलभूत प्रवृत्तियां हैं उनकी अवहेलना यहाँ पर अरस्तु को दिखाई देती है। प्रत्येक मानव में निजी संपत्ति रखने तथा उसमें वृद्धि करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक मानव जो है वह चाहता है कि उसके पास निजी संपत्ति हो अर्थात आर्थिक सुरक्षा हो और उसमें वृद्धि होती रहे। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति हर मनुष्य में पाई जाती है। इससे समाज की प्रगति होती है। किंतु साम्यवाद में निजी संपत्ति की व्यवस्था न होने के कारण व्यक्ति में पुरुषार्थ की भावना नहीं रहती और समाज का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। पहली आलोचना। दूसरी देखते हैं, प्लेटो का साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं किया गया है जिसकी संख्या समस्त जनसंख्या की आधे से अधिक होती है। इस प्रकार यह राज्य को दो विषम समुदायों में बांट देता है जिससे देश की एकता बनाए रखना असंभव हो जाता है। ठीक है, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं किया गया तो समाज दो विषम समुदायों में बंट जाता है। इससे तीसरी बात क्या है, इससे परोपकार उदारता की जो श्रेष्ठ मानवीय संभावनाएं हैं वे नष्ट हो जाती हैं। जो मानव के अंदर के परोपकार उदारता की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है, व्यक्तिगत संपत्ति। और इनके बिना इस प्रकार की जो परोपकार उदारता की जो कार्य है व्यक्ति उनका त्याग कर सकता है। प्लेटो राज्य, चौथी बात, प्लेटो राज्य की एकता बनाए रखने तथा उसे प्रगति की ओर बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का अंत करना चाहता है। किंतु अरस्तु के अनुसार यह एकता उपयुक्त शिक्षा द्वारा ही स्थापित हो सकती है, न कि साम्यवाद द्वारा। ठीक है। पांचवी आलोचना में क्या कहता है, इसमें राज्य की एकता पर आवश्यकता और औचित्य से अधिक बल दिया गया है। अरस्तु को प्लेटो के साम्यवाद में अति एक्सेस दिखाई पड़ती है जो पॉलिस अर्थात नगर राज्य को स्वर्ग बनाने के बजाय उसे नष्ट कर देती है। ठीक है, राज्य की एकता पर आवश्यकता से अधिक बल देना भी ठीक नहीं है। साम्यवाद जीवन के सामान्य अनुभव के भी विरुद्ध है कि व्यक्ति बिना व्यक्तिगत संपत्ति के नहीं रह सकता। हम सामान्य अनुभव से इस बात को जानते समझते हैं। प्लेटो के साम्यवाद में सामान्य जन की अवहेलना के परिणाम स्वरूप उदासीनता, अकुशलता और कम उत्पादन के परिणाम प्रकट होंगे। सामान्य जन उत्पादक वर्ग की अवहेलना की गई है तो उनमें उदासीनता, कुशलता और कम उत्पादन के परिणाम प्रकट होने लग जाएंगे। अरस्तु के अनुसार प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है जिसके परिणाम आशानुकूल नहीं हो सकते। जो आध्यात्मिक बुराई है उसका इलाज आध्यात्मिक निदान से ही हो सकता है, भौतिक निदान से नहीं। फिर लास्ट है प्लेटो का साम्यवाद जो है समाज की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर देता है। तो इस प्रकार प्लेटो के द्वारा ये आलोचनाएं की गई हैं। जो संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन प्लेटो ने किया है उसकी अरस्तु ने आलोचना की है, उनके शिष्य द्वारा आलोचना यहाँ पर की गई है। हम आगे बढ़ते हैं। अब परिवार विषयक साम्यवाद या जिसे स्त्रियों का साम्यवाद भी कहा जाता है। अभिभावक वर्ग के लिए निजी संपत्ति का निषेध करने के साथ साथ प्लेटो उन्हें निजी परिवार से भी वंचित कर देता है। प्लेटो का विचार है कि अभिभावक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें, इसके लिए उन्हें संपत्ति के मोह के साथ साथ परिवार और स्त्रियों के मोह से भी मुक्त किया जाना चाहिए। वस्तुतः परिवार का विचार संपत्ति की धारणा पर ही आश्रित होने के कारण परिवार विषयक साम्यवाद संपत्ति के साम्यवाद का ही तार्किक परिणाम है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिए कि परिवार का जो विचार है वह संपत्ति की धारणा पर आधारित है और परिवार विषयक साम्यवाद जो है संपत्ति के साम्यवाद का ही तार्किक परिणाम है। प्लेटो ने परिवार विषयक साम्यवाद का अधिक विस्तार के साथ निरूपण यहाँ पर किया है।
प्लेटो ने इस सिद्धांत का स्वरूप बताते हुए कहा है, अभिभावक वर्ग के स्त्री या पुरुषों में कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा। अभिभावक वर्ग जो है, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग के जो स्त्री और पुरुष हैं, कोई भी अपना निजी परिवार, निजी फैमिली या पर्सनल फैमिली नहीं बनाएगा। कोई भी किसी के साथ स्थायी रूप से व्यक्तिगत रूप में सहवास नहीं करेगा, नहीं कर सकेगा, अर्थात कोई साथ में नहीं रहेगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां कहलाएंगी और इनकी संतान भी समान रूप से सबकी होंगी। न तो माता पिता अपनी संतान को पहचान सकेंगे और न संतान माता पिता को। तो उनका जो संपत्ति विषयक साम्यवाद स्त्रियों विषयक जो साम्यवाद है, परिवार विषयक जो साम्यवाद है, उसका एक ये सार है कि अभिभावक वर्ग के स्त्री या पुरुषों में कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा। कोई भी किसी के साथ स्थायी रूप से व्यक्तिगत रूप में सहवास नहीं कर सकेगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होंगी, इनकी संतान भी समान रूप से सबकी होंगी। न तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और न संतान माता पिता को। प्लेटो ने अपनी इस परिवार विषयक जो साम्यवाद की योजना है, इसके पक्ष में कुछ युक्तियां, कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं। जैसे नंबर 1, प्लेटो का अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करना। प्लेटो अभिभावक वर्ग को परिवार के मोह से मुक्त करना चाहता है, क्योंकि उसकी नज़रों में परिवार एक ऐसी घातक संस्था है जो व्यक्तियों में संकीर्ण मनोवृत्ति तथा प्रबल स्वार्थपूर्ण भावनाएं उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक मोह तथा चिंताओं में फंसकर व्यक्ति सार्वजनिक कर्तव्यों के संपादन में वैसी सजगता का परिचय नहीं दे सकता जैसी सजगता अभिभावक वर्ग के व्यक्तियों में होनी चाहिए। अतः प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए परिवार की व्यवस्था का अंत करना चाहता है। तो पहला तर्क उसका है अभिभावक वर्ग को परिवार के मोह से मुक्त करना। दूसरा है राज्य में एकता स्थापित करना। परिवार व्यक्तियों में क्या करता है, तेरे मेरे की भावना उत्पन्न करता है और इस भावना के परिणाम स्वरूप अभिभावक वर्ग के व्यक्ति सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं। प्लेटो राज्य के हित में पारस्परिक संघर्ष की इस प्रवृत्ति का अंत आवश्यक मानता है। अतः प्लेटो अभिभावक वर्ग के समस्त स्त्री पुरुषों को एक ही परिवार के रूप में परिणत करके राजनीतिक एकता की प्राप्ति करना चाहता है। समझ में आई आपको कि परिवार क्या करता है, तेरे मेरे की भावना उत्पन्न करता है। जब सभी लोग एक ही परिवार के रूप में रहेंगे तो किसी प्रकार की तेरे मेरे की भावना नहीं होगी और राज्य में राजनीतिक एकता की प्राप्ति हो सकेगी। बारकर कहते हैं, प्लेटो के विचार को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, इसके अतः परिवार के उन्मूलन का दिन राज्य की एकता के उद्घाटन का दिन होगा, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और दोनों के लिए न्याय का दिन होगा। तो ये बारकर का कथन है प्लेटो के परिवार विषयक साम्यवाद के विषय में। तीसरा है नारियों की मुक्ति तथा समानाधिकार। इस आधार पर भी वह अपनी योजना का समर्थन करता है। प्लेटो के समय में एथेंस का सार्वजनिक जीवन पुरुषों तक ही सीमित था और इसमें स्त्रियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित था। उनका कार्य केवल घर की चार दीवारी में रहकर बच्चों का पोषण करना था। राज्य की सेवा के लिए बच्चों को जन्म देने में विवाह एक साधन और पत्नी एक उपकरण के रूप में मानी जाती थी। प्लेटो कहता है, परिवार एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है तथा पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती है। प्लेटो स्त्रियों के इस हीन जीवन का अंत करना चाहता था। उसका विचार था कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान ही सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए उपयुक्त हों, उन्हें अवसर प्राप्त हो, उन्हें इस बात का अवसर दिया जाना चाहिए। वह स्त्रियों की मुक्ति के लिए भी अभिभावक वर्ग को परिवार से पूर्णतया वंचित करने का समर्थन करता है। ठीक है, चौथा कारण क्या है, चौथा तर्क क्या है उनका, श्रेष्ठ संतति या संतान की प्राप्ति। प्लेटो का विचार है कि स्त्री पुरुषों का संसर्ग या संबंध भी व्यक्तिगत इच्छाओं की तुष्टि के लिए नहीं, वरन राज्य के व्यापक हितों को दृष्टि में रखकर होना चाहिए।
राज्य के हित में यह जरूरी है कि आने वाली संतति या संतान श्रेष्ठ नस्ल की हो, और इस लक्ष्य की प्राप्ति का उपाय यह है कि उचित आयु के केवल सर्वोत्तम स्त्रियों और पुरुषों को ही विवाह सूत्र में बांधा जाए। प्लेटो चाहता है कि इस संबंध में राज्य को उसी सिद्धांत पर अमल करना चाहिए जिस पर कि एक पशुपालक करता है, अर्थात एक श्रेष्ठ नर को उतनी मादाओं और एक श्रेष्ठ मादा को उतने नरों के साथ जोड़ देना चाहिए जितने की वह सुगमता पूर्वक संभाल सकें। इस प्रकार के क्षणिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले बच्चों का पालन पोषण राज्य अपने शिशु गृहों में करेगा। बार्कर के अनुसार प्लेटो के लिए यही पर्याप्त नहीं है कि बच्चे की शिक्षा दीक्षा भली प्रकार हो, वरन उसका जन्म भी उचित रूप में चुने हुए और स्वस्थ पूर्वजों से होना चाहिए। स्वयं प्लेटो के शब्दों में शिक्षा दीक्षा का कार्य जन्म से पूर्व ही आरंभ हो जाना चाहिए। इस प्रकार प्लेटो की परिवार विषयक साम्यवाद की योजना एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। इसके आधार पर अभिभावक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का भली भांति पालन कर सकता है, राज्य में एकता आती है, संतति का सुधार होता है और इससे स्त्रियों को मुक्ति तथा राज्य की सेवा के लिए अवसर प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि अरस्तु द्वारा जो प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद है उसकी किस प्रकार आलोचना की गई है। प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद एक नवीन कल्पना है और सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दृष्टि से इसके औचित्य पर अनेक संदेह किए जा सकते हैं। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने निम्न आधारों पर इसकी प्रबल आलोचना की थी। पहला है, प्लेटो अपने परिवार विषयक साम्यवाद की योजना के अंतर्गत स्त्री और पुरुष के आधारभूत अंतर को दृष्टि में नहीं रखता है। प्लेटो स्त्री और पुरुष में लिंग भेद के अतिरिक्त और कोई भेद या अंतर नहीं मानता है। जैसा कि बार्कर ने लिखा है, स्त्री की प्रकृति में लिंग एक एकांगी तथ्य नहीं है जिसमें और केवल जिसमें ही वह पुरुष से भिन्न है, अपितु वह तो उसके समस्त जीवन को प्रभावित करता है। तो इसमें क्या किया गया, पहली आलोचना, स्त्री पुरुष का जो मूलभूत अंतर है उसको ध्यान में नहीं रखा गया है। दूसरा है, स्त्री और पुरुष के अस्थायी संबंध की योजना प्रस्तावित करते हुए प्लेटो पति पत्नी के संबंधों की पवित्रता को भी भुला देता है। पति और पत्नी का संपर्क केवल शारीरिक संबंध के लिए नहीं होता, वरन यह संबंध तो संपूर्ण जीवन का आधार है। इस प्रकार उसका साम्यवाद मानव मनोविज्ञान की अवहेलना करता है और इस कारण अव्यवहारिक है। तीसरा है, यह संदेहपूर्ण है कि राज्य के माध्यम से संसर्ग स्थापित कर बुद्धिमान, सदाचारी और बलवान लोगों की एक जाति उत्पन्न की जा सकती है। प्लेटो एक संदिग्ध हित के लिए एक मान्यता प्राप्त संस्था को समाप्त करता है जो सदाचार की शाखा और नागरिकता के गुणों की श्रेष्ठ पाठशाला है। चौथा है, जो वस्तु सबकी होती है उसकी परवाह करना कोई भी अपना उत्तरदायित्व नहीं समझता। प्लेटो की व्यवस्था में जब बच्चे सबके समझे जाएंगे तो उनका पालन पोषण वैसे प्रेम, दुलार, ममता और सावधानी से नहीं हो सकता जैसा वर्तमान परिवार व्यवस्था में बच्चे का होता है। अरस्तु इसी बात को दृष्टि में रखते हुए लिखता है, प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है। हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, प्लेटो के साम्यवाद में अभिभावक वर्ग को पारिवारिक सुख से वंचित कर दिया गया है। इससे अभिभावक वर्ग प्रसन्न नहीं रह सकेगा और न ही वह अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का संपादन भली भांति कर सकेगा। छठा है, उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए प्लेटो ने अपनी साम्यवादी व्यवस्था को पशु जगत के उदाहरणों से पुष्ट करने का प्रयत्न किया है, किंतु पशु जगत के नियमों को मानवीय जीवन पर लागू करना उचित नहीं है। सातवां है, प्लेटो ने इस व्यवस्था का प्रतिपादन राज्य में एकता स्थापित करने के लिए किया है, किंतु प्लेटो के साम्यवाद में स्त्रियों को लेकर झगड़े निश्चित रूप से बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, जो
उनका उद्देश्य था प्लेटो का राज्य में एकता स्थापित करना, उसकी प्राप्ति होने के बजाय स्त्रियों को लेकर समाज के अंतर्गत झगड़े बढ़ जाने की बहुत अधिक संभावना प्लेटो अरस्तु ने यहाँ व्यक्त की है। स्त्रियों का साम्यवाद संयम के गुण को नष्ट कर देगा, जो कि श्रेष्ठ चरित्र का एक अत्यंत आवश्यक तत्व है। ठीक है, एक आलोचना उसने यह की है। नवा है, प्लेटो की व्यवस्था में अत्यंत निकट संबंधियों या स्वयं अपने ही रक्त से संबंधित व्यक्तियों के साथ भी अपवित्र कार्य होने की संभावना बढ़ जाती है। 10वां है, प्लेटो की व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को उस क्षेत्र में केवल एक साधन बना दिया गया है जिसमें स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के द्वारा साध्य होने का दावा किया जा सकता है। और 11वां और अंतिम है, प्लेटो की व्यवस्था का अभिभावक वर्ग पारिवारिक जीवन के व्यवहारिक अनुभव से वंचित रहेगा और उसके द्वारा उत्पादक वर्ग के व्यक्तियों की सामाजिक आवश्यकताओं और समस्याओं को ठीक रूप से समझा जा सकेगा। ऐसे व्यक्ति योग्य शासक के रूप में कार्य कर सकेंगे। यह बात बहुत अधिक संदेह उत्पन्न करने वाली है। ठीक है, तो ये आलोचनाएं अरस्तु ने की हैं प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद के विषय में। तो प्लेटोवादी साम्यवाद के पक्ष में सैद्धांतिक दृष्टि से चाहे कुछ भी क्यों ना कहा जाए, उसकी व्यवहारिकता नितांत संदेहास्पद है। समाज के एक पक्ष को साम्यवाद के दायरे में लाना और दूसरे को उससे अलग रखना नितांत त्रुटिपूर्ण है। परिवार विषयक साम्यवाद की अव्यवहारिकता तो इस बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि अब तक व्यवहार में इसे कहीं भी अपनाया नहीं जा सका है। ठीक है, तो ये प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत है कि किस प्रकार वह अभिभावक वर्ग को उन बाधाओं से, उन मोह माया से मुक्त करना चाहता है जो उनके सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन के मार्ग में आती हैं। उनमें परिवार और संपत्ति और पत्नियां प्रमुख रूप से हैं। तो यही वो सिद्धांत है जो उनको अपने कर्तव्य पालन के मार्ग से बाधा जो उत्पन्न करने वाले तत्व हैं उनसे वह उनको अलग करना चाहता है। इसी उद्देश्य से उसने अपने साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। हम आगे संक्षेप में एक देख लेते हैं कि जो प्लेटो का साम्यवाद है उसमें और आधुनिक साम्यवाद में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। इन दोनों की तुलना हम संक्षेप में यहाँ पर कर लेते हैं। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है। प्लेटो ने साम्यवाद की वैसी ही विधिवत विवेचना की है जैसे कि कार्ल मार्क्स या किसी और विचारक ने की है। इसी आधार पर अनेक लेखकों के द्वारा प्लेटो को पश्चिमी जगत का प्रथम साम्यवादी विचारक भी माना गया है। ठीक है, तो प्रोफेसर मैक्सी के अनुसार प्लेटो की रचनाएं ही साम्यवादी एवं समाजवादी विचारों की स्रोत हैं। यदि वह जीवित होता तो रूस की यात्रा उसी उत्साह एवं आशा के साथ करता जिसका परिचय उसने सिराक्यूज की यात्रा के समय दिया था। प्रोफेसर जास जी ने भी यही विचार व्यक्त करते हुए प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद के बीच कई समानताएं देखी हैं, जिनमें पहला है कि दोनों ही साम्यवादों का लक्ष्य राज्य में न्याय की व्यवस्था कर वर्ग संघर्ष को दूर करना है, जिससे राज्य में राजनीतिक एकता और सामाजिक भाईचारे की भावना स्थापित हो सके। तो पहला जो समानता है इनमें क्या है, दोनों ही वर्ग संघर्ष को दूर करना चाहते हैं ताकि समाज में राजनीतिक एकता और भाईचारे की भावना स्थापित हो सके। दूसरा है व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों में राज्य को सर्वोपरि मानते हैं। दोनों ही जो साम्यवाद हैं, प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद, व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों में राज्य को सर्वोपरि मानते हैं और व्यक्ति की तुलना में राज्य को प्रधानता देते हैं। तीसरा है प्लेटो व आधुनिक साम्यवादी दोनों ही राज्य के हित में व्यक्ति की स्वार्थी प्रवृत्ति पर नियंत्रण आवश्यक समझते हैं। ठीक है। चौथा है दोनों सार्वजनिक तथा सामाजिक हित में ही व्यक्ति का हित समझते हैं। पांचवा, दोनों राज्य में शक्ति तथा पदों के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करना चाहते हैं। छठा है दोनों राज्य के विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक प्रतियोगिता को समाप्त करने के पक्ष में हैं। दोनों विचारधाराओं की उपर्युक्त समानताओं को दृष्टि में रखते हुए ही मैक्सी ने लिखा है, यदि प्लेटो आज जीवित होते तो ये आधुनिक साम्यवादियों से भी प्रबल साम्यवादी होते। तो कथन है इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, मैक्सी ने कहा है प्लेटो के संबंध में। अब हम दोनों के बीच अंतर या असमानता यहां पर देख लेते हैं।
यद्यपि दोनों विचारधाराओं में कुछ समानताएं हैं, लेकिन इसके साथ ही इनमें असमानताएं भी हैं जो महत्वपूर्ण और आधारभूत हैं। पहली जो है वह है लक्ष्य का भेद। प्लेटो के साम्यवाद का लक्ष्य राजनीतिक है और वह विशिष्ट प्रकार की आर्थिक योजना के आधार पर राज्य में भ्रष्टाचार तथा कुशासन को दूर कर सुशासन स्थापित करना तथा राज्य में एकता को बनाए रखना चाहता है। आधुनिक साम्यवाद का लक्ष्य क्या है? आर्थिक, और वह विशेष प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर आर्थिक शक्ति का न्यायपूर्ण वितरण करना चाहता है। तो लक्ष्य का भेद है, एक का तो क्या है राजनीतिक, दूसरे का क्या है आर्थिक लक्ष्य। वर्गीय आधार पर भी इन दोनों में भेद है। प्लेटो का साम्यवाद, जैसा कि नेटार्प ने कहा है, अर्ध साम्यवाद है। तो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि प्लेटो के साम्यवाद को किसने अर्ध साम्यवाद, हाफ कम्युनिज्म कहा है। इसका नाम, विचारक का नाम है नेटार्प, क्योंकि यह शासक और सैनिक वर्ग पर ही लागू होता है जिसकी संख्या संपूर्ण जनसंख्या की आधे से भी कम होती है। अर्ध साम्यवाद इसलिए कहा गया है क्योंकि यह संपूर्ण जनसंख्या पर लागू नहीं होता, केवल अभिभावक वर्ग अर्थात शासक और सैनिक वर्ग पर ही लागू होता है। किंतु आधुनिक साम्यवाद सर्वव्यापी है क्योंकि वह राज्य के सभी नागरिकों पर लागू होता है। तीसरा जो भेद है आर्थिक ढांचे के संबंध में है। प्लेटो का साम्यवाद राज्य के आर्थिक ढांचे को बिल्कुल अपरिवर्तित रखता है। कोई भी उत्पादक या उत्पादन क्रिया का कोई भी अंग इससे प्रभावित नहीं होता, किंतु आधुनिक साम्यवाद राज्य के आर्थिक ढांचे को पूर्णतया परिवर्तित कर देता है। ठीक है। चौथा है उपभोग व्यवस्था के संबंध में भेद। प्लेटो का साम्यवाद उपभोग के पदार्थों को प्रभावित करता है। इसका उत्पादन के साधनों से कोई संबंध नहीं है। अभिभावक वर्ग सामूहिक रूप से भोजन, वस्त्र, निवास का ही उपयोग करता है, भूमि या पूंजी का नहीं। जबकि आधुनिक समाजवाद या साम्यवाद उत्पादन के साधनों के सामूहिक स्वामित्व से ही अधिक संबंधित है। प्लेटो के विपरीत यह उपभोग पदार्थों में निजी संपत्ति की व्यवस्था को बनाए रखने का पक्षधर है। पांचवा अंतर है राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के एकीकरण के संबंध में भी इनमें भेद है। प्लेटो का विचार है कि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का एकीकरण राज्य को नष्ट कर देगा और इसी कारण उसने इस प्रकार के एकीकरण को रोका है। लेकिन आधुनिक साम्यवाद उत्पादक वर्ग को ही राजनीतिक शक्ति प्रदान करना चाहता है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद का तात्पर्य है श्रमिक वर्ग के हाथ में ही राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए। फिर छठा भेद है आधारभूत स्वरूप का भेद। प्लेटो का साम्यवाद अपने स्वरूप में आध्यात्मिक है। बारकर के शब्दों में यह समर्पण का मार्ग है और इस समर्पण की मांग सर्वोत्तम और केवल सर्वोत्तम मनुष्य से ही की गई है। उसने अभिभावक वर्ग को समस्त निजी संपत्ति से वंचित कर दिया है क्योंकि निजी संपत्ति को सार्वजनिक क्षेत्र के कर्तव्य पालन की एक बाधा के रूप में माना गया है। किंतु आधुनिक साम्यवाद पूर्णतया भौतिक है और वह संपत्ति की वांछनीयता को स्वीकार करते हुए उसके वितरण पर बल देता है। सातवां है पारिवारिक साम्यवाद के संबंध में भेद। प्लेटो के साम्यवाद में संपत्ति की सामूहिक व्यवस्था के साथ साथ स्त्रियों की भी सामूहिक व्यवस्था की गई है, किंतु आधुनिक साम्यवाद स्त्रियों के संबंध में इस प्रकार की किसी भी व्यवस्था का प्रतिपादन नहीं करता है। आठवां है नगर राज्यों और अंतर्राष्ट्रीयता का भेद। प्लेटो का साम्यवाद जो है उसका प्रतिपादन यूनान के छोटे छोटे नगर राज्यों या पॉलिस को दृष्टि में रखकर ही किया गया है। उसके लिए ये नगर राज्य उच्चतम प्रकार के सामाजिक संगठन है और उसने कभी विश्व व्यवस्था के संबंध में सोचा ही नहीं। किंतु आधुनिक साम्यवाद एक ऐसी नवीन व्यवस्था स्थापित करना चाहता है जिसमें राष्ट्रीय राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। वे समस्त विश्व के मजदूरों की आधारभूत एकता में विश्वास करते हैं। वस्तुतः प्लेटो का साम्यवाद आधुनिक साम्यवाद से इतना अधिक भिन्न है कि टेलर के इस कथन को स्वीकार करना पड़ता है कि रिपब्लिक के समाजवाद और साम्यवाद के संबंध में बहुत कुछ कहे जाने के बावजूद वस्तुतः इस ग्रंथ में न तो समाजवाद पाया जाता है और न ही साम्यवाद। तो आज का यह अध्याय बच्चों समाप्त होता है और इस
व्याख्यान से संबंधित समस्त जानकारी को आप PDF फाइल के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। धन्यवाद।